हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एथिक्स लेक्चर सीरीज़। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन क्या है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं ना, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यदि वो पब्लिक के साथ शेयर करते हैं तो मतलब वो ट्रांसपेरेंट है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई म्यूनिसिपैलिटी है किसी एरिया में, ठीक है, और वो उसका जितना भी बजट है वो डिस्क्लोज करती है पब्लिक को कि कितना पैसा वो साल भर में खर्च करती है और क्या क्या उसने काम किए हैं उस बजट से। यदि वो सब चीज़ें डिस्क्लोज करती है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करती है, तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रांसपेरेंट है वो म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, ट्रांसपेरेंसी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी। तो इसका पहला पॉइंट है शेयरिंग नॉलेज में शेयरिंग पावर। ठीक, और इसको बोल सकते हैं शेयर्ड गवर्नेंस। अगर लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या चल रहा है तो वो इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक चेक रख सकते हैं और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि उनकी वर्किंग से रिलेटेड है ना। तो इट प्रमोट शेयर्ड गवर्नेंस। इस तरीके से शेयर्ड गवर्नेंस प्रमोट होती है। ठीक है, और फूको जो कि एक सोशियोलॉजिकल फिलोसोफर हैं, इन्होंने भी बोला है, ठीक है, इन्होंने भी बोला है कि नॉलेज इज़ पावर, है ना। मतलब अगर जो पब्लिक है उसके पास नॉलेज है ना, और उसके पास नॉलेज कब होगी, जब जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट होगा, है ना, तभी तो वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और उस इन्फॉर्मेशन से उनके पास नॉलेज आएगी। और नॉलेज जो है ना आज के टाइम पे, नॉलेज इज़ पावर, है ना। नॉलेज इज़ पावर कैसे है नॉलेज पावर, क्योंकि अगर सिटीजन्स के पास नॉलेज होगी, है ना, तो वो उनको पता रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशंस में क्या चल रहा है, इससे वो अपनी पावर एक्सर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स सिटीजन्स के पास नॉलेज रहेगी, देन ओनली दे कैन एक्सर्ट देयर पावर ऑन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, अगला पॉइंट है इट प्रमोट्स ट्रस्ट। जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी और मान लीजिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है तो उनको पता रहेगा ना कि वो ढंग से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो एक तरीके से ट्रस्ट को प्रमोट करता है। अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है ना, क्योंकि जब सिटीजन्स के पास इंफॉर्मेशन होगी कि वहाँ क्या चल रहा है तभी तो वो अकाउंटेबिलिटी चेक कर पाएंगे कि जो ऑफिसर्स हैं वो काम अच्छे से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। अगला है रिड्यूस करप्शन। जब ऑफिसर्स को भी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी पता होगा कि उनकी सारी इंफॉर्मेशन लोगों के पास है तो वो भी कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे, है ना, कि लोगों को पता चल जाएगा यदि उन्होंने कुछ भी गलत किया तो। अगला है इट लीड्स टू पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। क्योंकि इंफॉर्मेशन लोगों के पास रहेगी, है ना, और वो अपनी पावर एग्जर्ट कर सकते हैं, तो इट प्रमोट्स पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके दो मेन एग्जांपल्स हैं इंडिया में। पहला है आरटीआई, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट में क्या होता है कि लोगों के पास एक लीगल राइट है कि वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सिटीजन्स चार्टर। ठीक है, सिटीजन्स चार्टर। तो सिटीजन चार्टर क्या है, इसमें जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ये प्रोएक्टिवली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब जैसे इनकी वेबसाइट हो गई, है ना, या फिर आप कहीं भी जाओगे, सपोज आप बिजली विभाग में गए तो वहाँ सिटीजन चार्टर लगा रहेगा। ठीक है, कि आपको यदि बिजली के बिल में कोई दिक्कत है तो आपको इस नंबर पे कंप्लेन करना है। ठीक है, और नोडल ऑफिसर कौन है जिससे आपको कांटेक्ट करना है, और वहाँ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिटीजन चार्टर। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड। तो इसका एक यूक्रेन का अच्छा एग्जाम्पल है, ओपन कॉन्ट्रैक्टिंग इन यूक्रेन। मतलब मान लीजिए यूक्रेन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है, कोई भी पब्लिक टेंडर है, तो उसमें हर स्टेज पे जो भी वहाँ पे पेपर वर्क चल रहा है या जो भी बिडिंग चल रही है तो उसमें सबको पता रहेगा, है ना। ओपन कॉन्ट्रैक्टिंग है, तो इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो रही है। ठीक है, अब कुछ कोट्स देख लेते हैं ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड। ये कोट्स मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये आपके आंसर को अच्छा करने के लिए और जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फैच करने में बहुत रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मेनली ये यूज़ होते हैं कंक्लूजन में। ठीक, तो वुड्रो विल्सन की एक कोट है, करप्शन थ्राइव्स एट सीक्रेट प्लेसेस, अवॉइड ओपन प्लेसेस, है ना। मतलब जहाँ सीक्रेट प्लेसेस होंगे वहाँ पे करप्शन हो सकता है, यदि ट्रांसपेरेंसी है ना, मतलब ओपन प्लेसेस है तो वहाँ करप्शन अवॉइड करता है। ठीक है, रहना। अगला कोट है बोनो का, इन्होंने बोला द वर्स्ट डिसीज इन द वर्ल्ड टुडे इज करप्शन, है ना, एंड देयर इज अ क्योर, ट्रांसपेरेंसी। ठीक, तो ये मतलब आप खुद से ही समझ सकते हो दोनों कोट्स और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब हम अगला जो ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड सबसे मेन टॉपिक है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे।
तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री कि इंडिया में आरटीआई एक्ट आया कहाँ से, ठीक है, कहाँ से आया, ठीक है, और इसकी क्या हिस्ट्री है। तो इसकी शुरुआत होती है 1766 से स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और उसके बाद बाकी कंट्रीज़ ने भी इसको आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है इसको फॉलो करना शुरू किया, ठीक है। तो मेन जो इसकी शुरुआत हुई है ना, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स के पास होना चाहिए, इसकी मेन शुरुआत हुई है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, और उसमें भी सबसे पहले स्वीडन से, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये इंडिया में 1975 में एक केस हुआ था, है ना, एक केस था राजनारायण केस, ठीक है, राजनारायण केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि ट्रांसपेरेंसी जो है इट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, है ना, इट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड हेंस आरटीआई इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), ठीक। तो इसको समझते हैं, जो आर्टिकल 19(1)(a है ना, वो क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब आप ये समझिए, कोई भी आदमी अगर उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसके पास है, जो उसका फंडामेंटल राइट है, तो वो स्पीच और क्या एक्सप्रेस करेगा, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है ना, उसके लिए ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन, है ना, कि उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो वो अपने राइट को मतलब यूज़ कर सकता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आरटीआई जो है उसने आर्टिकल 19(1)(a) का इंटीग्रल पार्ट बता दिया उसको, उसने बोला कि बिना राइट टू इन्फॉर्मेशन के कोई भी पर्सन जो उसका राइट है, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। एंड हेंस ट्रांसपेरेंसी एसेंशियल, उसने ये भी बोला कि इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी एसेंशियल है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का केस याद रखना, ये काफ़ी जगह आपका काम आता है, ठीक है, जीएस पेपर 2 में भी ये काम आता है, राजनारायण केस, जिसने आरटीआई को इंटीग्रल पार्ट बोला आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। अब देखिए 1990s में इंडिया में एक मूवमेंट की शुरुआत हुई, है ना, ये मूवमेंट किसने किया था, ये किया था मजदूर किसान शक्ति संगठन, जो कि एक एनजीओ है, ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसने शुरू किया था, एंड इट इज़ लेड बाय अरुणा रॉय, है ना, ये एक फॉर्मर आईएएस है, इन्होंने रिजाइन कर दिया था और इन्होंने अपनी एनजीओ बनाई थी मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो इसने काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे, जिसकी वजह से आरटीआई एक्ट इंडिया में आया है, ठीक है, इनका काफ़ी मेन रोल रहा है, ठीक है। अब देखिए 2005 में आरटीआई एक्ट पास हुआ इंडिया में, है ना, 2005 में आरटीआई एक्ट पास हुआ और 2019 में उसका एक अमेंडमेंट भी हुआ, ठीक है। तो ये जो टाइमलाइन है ये आप एक बार देख लेना और मेन चीज़ें आप याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो किसी भी आंसर के, है ना, कि आरटीआई कि मतलब ये राइट टू इन्फॉर्मेशन इसकी शुरुआत हुई स्वीडन से, है ना। इंट्रोडक्शन में कई बार आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी दे सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि आरटीआई की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ आरटीआई। तो देखिए इसका पहला पॉइंट है डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव एंड डेलिब्रेटिव। तो आरटीआई क्या करता है, ये डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटिव एंड डेलिब्रेटिव बनाता है, ठीक है। पार्टिसिपेटिव का मतलब है कि सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, ठीक है, और डेलिब्रेटिव मतलब उनका भी हक है आप उसमें कुछ बोलने का, उसमें अपने कुछ इनपुट्स देने का, ठीक है। तो अब देखिए जब राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा तभी तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होगी, और जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या उसकी डे टू डे फंक्शनिंग में क्या चल रहा है, तभी तो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे ना डेमोक्रेसी में, ठीक है, तभी वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और उसी के हिसाब से वो अपने जब इलेक्शंस होते हैं, है ना, जो इलेक्शंस में उसी के हिसाब से अपना वोट डाल पाएंगे, अपना इन्फॉर्म्ड वोट, है ना, उसी के हिसाब से जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे, है ना, या फिर उनको बोल पाएंगे कि पार्लियामेंट में आपको ये क्वेश्चन पूछना है, ठीक। तो इसलिए वो डेमोक्रेसी को राइट टू इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेटिव बनाता है एंड डेलिब्रेटिव बनाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है सर्विस डिलीवरी, है ना, सर्विस डिलीवरी में क्या प्रमोट करता है, राइट बेस्ड अप्रोच, है ना। अब मान लीजिए कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों को। अब मान लीजिए आधार कार्ड ही है, ठीक है, और सपोज कीजिए आधार कार्ड किसी पर्सन का नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उसने अप्लाई कर रखा है, उसको मिल नहीं पा रहा है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन से वो पूछ सकता है कि मैंने मतलब मेरी सारे डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं तो मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला है, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि क्यों नहीं बन पा रहा है अभी तक। तो इससे क्या होगा, वो सर्विसेज को अपनी बेहतर बनाएगा, ठीक है। उसको डर रहेगा कि लोग उससे क्वेश्चन पूछेंगे और वो गलत नहीं कर सकते या फिर डिले नहीं कर सकते। तो एक तरीके से सर्विस डिलीवरी को राइट बेस्ड अप्रोच बनाता है, ठीक है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक। मान लीजिए बिजली का बिल वाला एग्जांपल देख लीजिए, वो आपका गलत आ गया, ठीक है। तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन से पूछ सकते हो कि मतलब मेरे यूनिट्स तो इतने ही हैं और इतना बिल कैसे आया, तो उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो एक तरीके से ये जो
आरटीआई एक्ट राइट बेस्ड अप्रोच को प्रमोट करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है सोशल अकाउंटेबिलिटी, है ना, सोशल अकाउंटेबिलिटी कि ये क्या कर रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है ना उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहा है, पब्लिक है ना, उनको अकाउंटेबल बना रहा है पब्लिक के सामने, ठीक है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन जान सकती है ना, तो उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकती है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। मतलब सपोज कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसमें कोई वर्क चल रहा है ना, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और 1 साल का प्रोजेक्ट है, और मान लीजिए वो 1 साल की बजाय 2 साल में कंप्लीट हो रहा है, तो सिटीजन्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि आपका काम जो 1 साल में होना था वो 2 साल में हो रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको भी एक डर बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब उनकी अकाउंटेबिलिटी खाली अपने सीनियर्स के लिए नहीं है, अब उनकी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए भी है, ठीक है। अगला है प्रोएक्टिव एंड सिटीजन फ्रेंडली वर्क कल्चर, है ना। अब आरटीआई से क्या हुआ, प्रोएक्टिवनेस आई है ना। अब जो ऑफिसर्स होंगे वो पहले से ये सोचेंगे कि कोई भी काम गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अगला है सिटीजन फ्रेंडली वर्क कल्चर, है ना। अब आरटीआई से क्या है, जैसे मान लो पुराने टाइम में क्या होता है, मान लो किसी पर्सन ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लेटर लिखेगा, है ना। तो पहले उसका लीगल राइट नहीं था, तो हो सकता था कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो उसको उस लेटर का रिप्लाई ना भेजें, ठीक है, वो बार बार लेटर करता रहे, कोई उसका रिप्लाई नहीं दे रहा। बट राइट टू इन्फॉर्मेशन से क्या आया है कि 30 दिन का हो गया है कि 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है, इससे सिटीजन फ्रेंडली वर्क कल्चर प्रमोट हो रही है, ठीक है। अब देखिए आरटीआई ये सेकंड एआरसी ने भी एक रिपोर्ट, सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट थी उसमें भी एक आरटीआई से रिलेटेड रिपोर्ट थी, उसका क्या नाम था, आरटीआई मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, है ना। तो देखिए आप इसका बस नाम याद रख लीजिए इस रिपोर्ट का, आरटीआई मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, मतलब गुड गवर्नेंस में आरटीआई एक मास्टर की है, ठीक है। आप इस रिपोर्ट को कई जगह लिख सकते हैं कि सेकंड एआरसी ने भी बोला है कि आरटीआई इज अ मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, ठीक। अब हम देखेंगे कि अपील मैकेनिज्म क्या है आरटीआई एक्ट के अंडर, है ना। मान लीजिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो आप कहाँ अपील कर सकते हैं, ठीक। तो सेंट्रल लेवल में देखते हैं, आपको मान लीजिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, तो सबसे पहले हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एक पीआईओ होता है ना, पीआईओ का मतलब है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। तो आपको पीआईओ इन्फॉर्मेशन देगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, वो कहीं से भी कलेक्ट करके देगा अपने डिपार्टमेंट के अंदर, वो उसका इंटरनल काम है, बट आपको इन्फॉर्मेशन, आपका फर्स्ट पॉइंट जो है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो है पीआईओ, ठीक है। अब मान लीजिए पीआईओ ने आपको इन्फॉर्मेशन दी विद इन 30 डेज के अंडर, है विद इन 30 डेज, और आपको इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आई या आपको लगता है कि उसमें कुछ गलत है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एपेलेट अथॉरिटी को दोबारा से लिख सकते हैं लेटर, है ना, अंडर आरटीआई एक्ट। आप एपेलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे। एपेलेट अथॉरिटी क्या होती है, जनरली जो वो इंस्टीट्यूशन होगा उसका जो सबसे टॉप मोस्ट जो पर्सन है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका डायरेक्टर हो सकता है कि उसकी अपलेट अथॉरिटी हो, ठीक है। अब अपलेट अथॉरिटी ने उसका आंसर दिया, ठीक है, मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आया, आपने फिर से लेटर लिखा और फिर वो जाएगा अपलेट अथॉरिटी के पास, तो अपलेट अथॉरिटी ने आंसर दिया, मान लो वो भी आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, आपको लगा उसमें भी कुछ गलत है, तो आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, सीआईसी में। सीआईसी मतलब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो आप उसके पास अपील कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है कि वहाँ से भी सही फैसला नहीं हुआ, ठीक है, और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वहाँ से भी नहीं मिली, फिर आप जा सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, है ना, फिर आप जा सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट में भी यदि आपको लगता है कि आपको जो चाहिए था इन्फॉर्मेशन वो नहीं मिली या इन्फॉर्मेशन रॉन्ग दी जा रही है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये अपील मैकेनिज्म है सेंट्रल लेवल पे, है ना, मतलब जो बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। अब देखते हैं स्टेट लेवल पे क्या मैकेनिज्म है। स्टेट लेवल पे भी पीआईओ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसके ऊपर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो डायरेक्टर होगा या उसका जो सबसे टॉप मोस्ट, मतलब जो अथॉरिटी में सबसे टॉप मोस्ट पर्सन होगा वो उसके ऊपर अपलेट अथॉरिटी होगा। फिर उसके ऊपर जो है, जैसे सेंट्रल लेवल में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता था, है ना, तो ऐसे ही स्टेट लेवल पे एसआईसी मतलब स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, है ना, उसके पास अपील दर्ज करोगे। उसके बाद अगर वहाँ से भी आपको जो चाहिए था इन्फॉर्मेशन वो नहीं मिलती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है, तब आप जाओगे उस स्टेट की हाई कोर्ट में, ठीक है। और अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं हो तब आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अपील मैकेनिज्म है अंडर आरटीआई एक्ट 2005, ठीक। अब हम देखेंगे आरटीआई एक्ट के क्या पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंसेस है ना, मतलब आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आई हैं, है ना, क्या उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, ठीक। तो इसका पहला पॉइंट है इंक्रीज्ड पीपल, सिविल सोसाइटी एंड मीडिया पार्टिसिपेशन, है ना, जिसको बोला जाता है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। मतलब अब इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से पीपल, लोगों के पास, और जो सिविल सोसाइटी है उसके पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन है उनके, है ना, फंक्शनिंग से रिलेटेड, जो भी वो पूछना चाहते हैं
हैं, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनको मिल जाती है। मीडिया पार्टिसिपेशन, मतलब मीडिया को भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी उसको मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हुई है एक तरीके से, है ना। मतलब सिटीजन को सेंटर में रख के गवर्नेंस हुई है। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको पता है कि अब सब चीज़ें उन्हें इसी हिसाब से करनी होंगी, ताकि जो सिटीजन्स हैं ना उनको सेंटर में रख के करें, उनकी हैप्पीनेस के लिए करें, है ना, उनके बेहतरी के लिए करें, उनके बेनिफिट के लिए काम करें। गवर्नमेंट का जो मेजर काम है उस गवर्नमेंट का काम यही है ना, मतलब सिटीजन्स की हेल्प करना, जो सिटीजन्स को सर्विसेज हैं वो मिले, है ना, सिटीजन्स के बेनिफिट में सरकार काम करे। तो वही है एक तरीके से सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक। अगला पॉइंट है चेंज इन कॉम्प्लासेंट कल्चर, और इसको ये भी बोल सकते हैं प्रोएक्टिव गवर्नेंस को प्रमोट किया है। जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी तो लोग क्वेश्चन भी पूछेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी लगेगा कि कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार बंदा सोचेगा, ठीक है। तो इससे क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस हुई है ना। मतलब जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑलरेडी सही काम करने की कोशिश करेंगे, है ना, प्रोएक्टिवली काम करेंगे। ये नहीं कि बाद में कुछ काम किया वो गलत हो गया, बाद में लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बाद उसको सही कर रहे हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए ऑलरेडी काम सही करेंगे, है ना। प्रोएक्टिवली सर्विस डिलीवरी अगर देनी है तो प्रोएक्टिवली ही टाइम से सर्विस डिलीवरी देंगे, ठीक है। चेंज इन कॉम्प्लासेंट कल्चर, मतलब जो चलता है एटीट्यूड है वो उसमें धीरे धीरे चेंज आ रहा है, ठीक है, और वो एक तरीके से प्रोएक्टिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगला है प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस, है ना। पहले क्या होता था, रिकॉर्ड मेंटेनेंस उतना प्रॉपर नहीं होता था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनका कोई लीगली बाइंडिंग नहीं था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं थी कि उनको इन्फॉर्मेशन देनी ही है। क्योंकि अब लीगली बाइंडिंग है तो इसलिए रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी प्रॉपर रखना पड़ता है, क्योंकि बिना रिकॉर्ड के तो आप इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाओगे किसी को भी। तो इसलिए रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी अब प्रॉपर हुआ है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे आरटीआई के आने के बाद। अब अगला पॉइंट है एक्टिव रोल बाय इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, है ना। एक्टिव रोल बाय इंफॉर्मेशन कमिश्नर फोर्सिंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। मतलब जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, है ना, जैसे सेंट्रल लेवल पे सीआईसी हो गया, है ना, स्टेट लेवल पे एसआईसी हो गया, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो उन्होंने भी एक एक्टिव रोल प्ले किया है। मतलब अगर उनके पास भी कंप्लेंट्स आई हैं तो उन्होंने उसको रिजॉल्व किया है और फोर्स किया है गवर्नमेंट बॉडीज़ को कि इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो, है ना, आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे हैं आरटीआई एक्ट में, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय पीआईओ, है ना। मतलब जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो इन्फॉर्मेशन जो कई बार देते हैं पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में चाहिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते, कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, वेग इन्फॉर्मेशन दे देंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है उनके पास खुद ही इन्फॉर्मेशन नहीं हो या वो देना नहीं चाहते हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कर रखा हो, इंस्टीट्यूशन में कुछ गलत हुआ, मान लीजिए करप्शन हुआ, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो वो उससे ना होके कोई दूसरी वेग इन्फॉर्मेशन दे देना, ठीक है। तो ये पीडब्ल्यूसी स्टडी में पाया गया था 2009 में जो हुई थी, ठीक। अगला पॉइंट है मिसयूज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब इन्फॉर्मेशन जो है उस 80% ऑफ इन्फॉर्मेशन जो ली जाती है, ठीक है, वो पर्सनल पर्पस के लिए ली जा रही है रादर देन पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे सपोज कीजिए किसी पर्सन को कोई एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो उसको पसंद नहीं है या उसके साथ उसके पर्सनल रिलेशन ख़राब है, तो वो उसको बदनाम करने के लिए या उसको परेशान करने के लिए इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहा है, तो इसको बोला जाता है पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है रादर देन हैविंग एनी पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब उसको पब्लिक इंटरेस्ट में कोई रुचि नहीं है कि देश का अच्छा हो या फिर वो सरकार अपना काम अच्छे से करे, उसका ना लेके अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अब उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो या उसको परेशान करना चाहता हो, 80% इन्फॉर्मेशन इसलिए ली जा रही है, ठीक है। अगला पॉइंट है वेगनेस इन लॉ अबाउट पब्लिक अथॉरिटी। मतलब पब्लिक अथॉरिटी के अंदर क्या क्या चीज़ आती है ना, क्या क्या चीज़ें आरटीआई के अंदर कवर्ड हैं, तो इस पर वेगनेस है। जैसे कि जो कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट हो गई, ये सब आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। इसमें खाली चीफ जस्टिस का ऑफिस है वो आता है आरटीआई एक्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटिव टाइप बॉडी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले रहा है, ठीक है, तो वो पब्लिक अथॉरिटी में आता है। कोर्ट की जो फंक्शनिंग है वो पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आती। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आती हैं, ठीक। तो एक तरीके से वेगनेस बनी हुई है, ठीक है, एक्ट ये क्लियरली डिफाइन नहीं करता है। अगला है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। मतलब इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की क्या ज्यूरिसडिक्शन है ना, और उनके जो ऑर्डर्स हैं, है ना, वो किस तरीके से एनफोर्स किए जाएंगे, ये भी आरटीआई एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बजटरी सपोर्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। मतलब इन्फॉर्मेशन कोई डिपार्टमेंट दे रहा है तो उसके लिए उसको कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसको
पैसा चाहिए रहता है ना, बट वो नहीं मिलता है ना, वो उसको अपने जो उनका खुद का जो बजट है उसी में से करना पड़ता है। आरटीआई एक्ट अलग से कोई मतलब फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं देता है, ठीक है। अगला पॉइंट है किलिंग ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट। बहुत जगह आरटीआई एक्टिविस्ट की किलिंग भी होती है, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट क्या कर सकता है, आरटीआई एक्टिविस्ट किसी करप्शन के केस को एक्सपोज भी कर सकता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के, तो उसकी वजह से आरटीआई एक्टिविस्ट की किलिंग भी हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंसेस हैं आरटीआई एक्ट से रिलेटेड। अब क्या आरटीआई एक्ट की लिमिटेशंस क्या हैं, है ना, मतलब क्या लिमिटेशंस है आरटीआई एक्ट में। तो पहला पॉइंट है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर मतलब उसको पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, है ना, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बोलता है कि इसको शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 है आरटीआई एक्ट का, है ना, वो भी प्रोहिबिट करता है ना, प्रोहिबिट सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। जैसे कि कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, है ना, डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स में क्या डील हुई है ना, बहुत सारी सीक्रेट डील्स, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई। तो ये सब चीज़ें भी सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट में कवर होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है मिनिस्टर टेकिंग ओथ ऑफ सीक्रेसी रादर देन ट्रांसपेरेंसी। तो देखिए इंडिया में जो मिनिस्टर्स की ओथ है ना वो भी सीक्रेसी की ओथ लेते हैं रादर देन ट्रांसपेरेंसी। तो एक ये भी बात चलती रहती है बीच बीच में, इस पर भी डिस्कशन होता रहता है कि मिनिस्टर्स को अब के टाइम में ट्रांसपेरेंसी की ओथ लेनी चाहिए ना कि सीक्रेसी की, है ना। तो ये भी एक चीज़ है जो ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट है ना। अगला है रिस्क एवर्जन बिहेवियर, है ना, विच लीड्स टू पॉलिसी पैरालिसिस। मतलब आरटीआई एक्ट के होने के बाद से क्या हुआ है ना, सपोज कोई फाइल गई किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, है ना, कोई फाइल जा रही है, तो उस पर कोई ऑफिसर कोई नोटिंग लिख रहा है ना, नोटिंग लिख रहा है, नोटिंग में वो क्या कमेंट कर रहा है, क्या डाल रहा है, तो उसको लगेगा कि अब ये सारी चीज़ें क्योंकि आरटीआई एक्ट के अंदर कवर्ड है और कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, तो वो हर चीज़ को ना बहुत अच्छे से करना चाहेगा, वो ये नहीं चाहता कि कुछ भी उससे गलती हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कई बार पॉलिसी पैरालिसिस होता है, मतलब बहुत लेट डिले हो जाती है पॉलिसीज़ बनना, है ना, पॉलिसी बनी नहीं रही है, बहुत डिले बन रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कुछ भी उनसे गलती हो, है ना। एक तरीके से बोनाफाइड एरर को ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं, है ना। अगला ही पॉइंट भी यही लिखा हुआ है, लैक ऑफ कल्चर ऑफ बोनाफाइड एरर। बोनाफाइड एरर होती है मतलब आप कोई काम कर रहे हैं ना, आपने उसको अच्छे से करने की कोशिश की, मतलब लेकिन तब भी हो सकता है कुछ ना कुछ आपसे गलती हो गई, तो लेकिन आरटीआई एक्ट से ना ये बोनाफाइड एरर प्रमोट नहीं होती, क्योंकि जब कोई सामने वाला आदमी इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो वो बोल सकता है कि आपने ये काम गलत किया है, और लोगों को तो यही लगेगा कि इसने अपने मन से गलत किया है, विलफुली रॉन्ग किया है इसने काम। बट कई बार क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आदमी ही हैं, वो भी कई बार गलती कर देते हैं, है ना। तो एक तरीके से आरटीआई एक्ट जो कर रहा है बोनाफाइड एरर करने का जो चांस है ना, कल्चर है, उसको कम कर रहा है ना। इनोवेशन को कम कर रहा है, मतलब अगर आदमी कोई भी नई चीज़ करना चाहेगा तो हो सकता है उसमें उससे गलती भी हो जाए, तो आरटीआई एक्ट के डर से लोग इनोवेशन करने से बचते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। अगला है डिक्रीज इन एफिशिएंसी। ये भी सेम ही है पॉइंट, लगभग पॉलिसी पैरालिसिस से रिलेटेड, मतलब डिले, जैसे कि इसके अंडर आ गया डिले इन डिसीजन मेकिंग हो गया, है ना, डिसीजन लेट ले रहे हैं, फाइलें लेट मूव कर रही हैं क्योंकि कोई गलती का स्कोप नहीं छोड़ना चाहते, है ना। इस तरीके से एफिशिएंसी भी डिले हो, मतलब एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है गवर्नमेंट ऑफिसेज की आरटीआई एक्ट से। अब देखिए सेकंड एआरसी ने क्या रिकमेंडेशंस दी आरटीआई से रिलेटेड, है ना। तो सेकंड एआरसी की फर्स्ट रिकमेंडेशन है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है ना 1923 का, उसको रिपील कर देना चाहिए पहले तो, है ना, उसको रिपील कर देना चाहिए, और इट शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय चैप्टर इन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, है ना, कोई नया चैप्टर डाल दो जिसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन रहे कि ये प्रोहिबिटेड है ना, जिसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन रहे, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स को रिपील कर दो, ठीक है। अगला है एटलीस्ट 1 डे ट्रेनिंग टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन अ ईयर। मतलब हर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एटलीस्ट एक दिन की ट्रेनिंग तो मिले, किसके ऊपर, आरटीआई एक्ट के ऊपर, है ना, कि आरटीआई एक्ट में क्या है, आपको कितने दिनों में इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, जो मैंने पढ़ाया है आपको, उसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एक दिन तो ज़रूर मिलनी चाहिए साल में, है ना। अगला है सेफ गार्ड विसल ब्लोवर्स। मतलब जो विसल ब्लोवर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर ही जो लोग हैं, है ना, या फिर बाहर भी कोई लोग हैं, वो किसी की शिकायत करते हैं कि कुछ गलत चल रहा है, ठीक है, तो उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ऐसा फिर तो, क्योंकि यदि उन्हें सेफ्टी नहीं मिलेगी तो कोई भी आदमी यदि कुछ गलत करता हुआ उसे दिखता है तो वो तो कभी शिकायत ही नहीं करेगा उसकी, है ना, क्योंकि उसको यही डर है कि अगर मान लो मैंने शिकायत की तो मेरे साथ ही कल को कुछ गलत हो सकता है, ठीक।
तो सेफ गार्ड विसल ब्लोअर्स, है ना, ये भी एक प्रोविजन सेकंड ARC की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। अगला है सुओ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्मेशन को खुद से ही डिस्क्लोज कर देना चाहिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को। ये नहीं होना चाहिए कि लोग उनसे इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट के थ्रू लेटरबाजी करके तब मांग रहे हैं, ठीक है। जब जैसे सुओ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ हो सकता है, जो उनकी वेबसाइट्स होती है ना, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, तो उसकी जो वेबसाइट है उस पर वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को खुद ही सुओ मोटो डिस्क्लोजर कर सकता है ना, किस तरीके से रिटर्न फाइल करना है और जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट के, तो वो बहुत सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे ही बता सकता है। तो इससे क्या होगा, लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। एक तरीके से ये सुओ मोटो डिस्क्लोजर है, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, है ना, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। लोगों के पूछे बिना ही उसने इन्फॉर्मेशन खुद से ही डाल दी है, ठीक है। अब देखिए RTI एक्ट से रिलेटेड ये कोट है, ये भी आप इसको लिख सकते हैं, है ना, ये थॉमस जेफरसन का कोट है, ठीक है, थॉमस जेफरसन का कोट है। और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है इन्फॉर्मेशन इज द करेंसी विच रन्स द डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी को रन करने में जो करेंसी जो यूज़ होती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इन्फॉर्मेशन होगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन्फॉर्मेशन होगी तभी शेयर्ड गवर्नेंस हो पाएगी, है ना, तभी डेमोक्रेसी जो होगी वो क्या होगी। मैं दो टर्म्स बताए थे ना मैंने आपको जो बहुत ज़रूरी है, पार्टिसिपेटरी, है ना, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होगी, है ना, एंड डेलिब्रेटिव, है ना, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। तो पार्टिसिपेटरी एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी भी होना ज़रूरी है, जिसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब देखिए RTI एक्ट में 2019 में कुछ संशोधन हुआ था, ठीक है, कुछ अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019 की 2019 में क्या क्या संशोधन हुआ RTI एक्ट में, ठीक है। तो इसका पहला है टर्म्स ऑफ CIC एंड SIC। जो CIC और SI के टर्म्स थे, है ना, उनका जो टेन्योर था उसमें क्या चेंजेस आए। तो पहले एक्ट में ही डिफाइन था कि इनका टेन्योर रहेगा 5 ईयर्स, ठीक है। बट अभी एक्ट में ये चेंजेस हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टेन्योर को नोटिफाई करेगी, है ना, कि इनका कितना टेन्योर रहना चाहिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, अब ये एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। अब अगले चेंजेस आए हैं सैलरी से रिलेटेड प्रोविजंस में, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले RTI एक्ट में ये था कि जो CIC है ना, CIC जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, है ना, मतलब CIC के अंडर जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा उसकी जो सैलरी रहेगी वो CEC के इक्विवेलेंट रहेगी, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहेंगे उनकी सैलरी रहेगी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके बराबर, ठीक है। और जो स्टेट के CIC हैं, मतलब स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं, उनकी सैलरी रहेगी इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर। और जो स्टेट के ICs हैं, स्टेट के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनकी सैलरी रहेगी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बराबर। तो ये सब चीज़ें पहले एक्ट में लिखी हुई थी कि इनकी सैलरी इनके बराबर रहनी चाहिए, है ना। बट अभी क्या है, अभी RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिटरमाइन सैलरी अलाउंस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। मतलब अब ये सब चीज़ें एक्ट में नहीं है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी क्या सैलरी रहेगी इनकी, क्या इनके अलाउंस रहेंगे एंड इनके टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या रहेंगे, ठीक। अब देखिए इसके पीछे क्या रैशनल दिया गया, सरकार ने इसके पीछे क्या रैशनल दिया कि ये अमेंडमेंट ये क्यों लेके आए हैं, ठीक है। तो इसके पीछे रैशनल ये दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जबकि CIC और जो SIC हैं, है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ये स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। तो सरकार ने बोला क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इनका स्टेटस इतना नहीं दिया जा सकता जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ठीक है, मतलब इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बराबर कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला पॉइंट है डिसीजंस ऑफ ICs आर चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट बट देयर स्टेटस वाज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज। मतलब जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, है ना, उनका जो डिसीजन होता है वो कहाँ चैलेंज होता है, हाई कोर्ट में चैलेंज होता है। जो स्टेट वाला होगा तो स्टेट हाई कोर्ट में, और अगर सेंट्रल वाला है ना, सेंट्रल का है अगर CIC है तो उसका कहाँ चैलेंज होगा, उसका चैलेंज होगा दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। बट उनका जो स्टेटस था वो तो सुप्रीम कोर्ट जज के इक्विवेलेंट है। कैसे? क्योंकि उनकी सैलरी किसके बराबर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, है ना, और उनका स्टेटस किसके बराबर है, सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर। तो एक तरीके से इनका स्टेटस तो हो रहा था सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर और इनके जो डिसीजंस थे वो चैलेंज हो रहे थे हाई कोर्ट में, है ना। तो एक तरीके से ये इनइक्वालिटी थी
तो इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हमने इसलिए अमेंडमेंट लेके आए हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि रूल्स कैन बी फ्रेम्ड फॉर सैलरी अलाउंस एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। मतलब अब सरकार अपने हिसाब से सैलरी अलाउंस एंड टर्म्स ऑफ सर्विस में रूल बना सकती है। पहले ये पॉसिबल नहीं था ये रूल्स बनाना, है ना, और इनको चेंज करना, क्योंकि ये एक्ट में ही डिफाइंड था। पहले आरटीआई एक्ट में डिफाइंड था, तो पहले क्या था, ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं था। अब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है ना। सरकार बता सकती है क्या सैलरी होनी चाहिए, क्या अलाउंस होनी चाहिए एंड टर्म्स ऑफ सर्विस क्या होनी चाहिए इलेक्शन वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जो ये अमेंडमेंट लेके आई सरकार, इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है और आर्गुमेंट्स हैं कुछ अगेंस्ट द रैशनल, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आरटीआई इज़ अ प्री कंडीशन फॉर इन्फॉर्म्ड वोटिंग। मतलब लोगों को अगर कुछ भी वोटिंग देनी है, वोट करना है, तो उसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए, उसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी आरटीआई एक्ट से। तो ये बोलते हैं कि पैरिटी बिटवीन सीआईसी एंड सीईसी इज करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो ऊपर है और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नीचे है, क्योंकि सीईसी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, और सीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बट क्योंकि आरटीआई ज़रूरी है इन्फॉर्म्ड वोटिंग के लिए, और इन्फॉर्म्ड वोटिंग कौन कराता है ना, सीईसी कराता है, और आरटीआई इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो सीआईसी की है। तो एक तरीके से बोलता है कि दोनों में पैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट एंड पीएम इज ऑल्सो चैलेंज बिफोर हाई कोर्ट। मतलब प्रेसिडेंट और पीएम का डिसीजन भी तो हाई कोर्ट में चैलेंज होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रेसिडेंट और पीएम हाई कोर्ट के जज से नीचे हो गए, है ना, उनकी रैंकिंग उससे नीचे हो गई, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक। अगला है डायल्यूट्स द स्टेटस ऑफ सीआईसी। मतलब अब इसने क्या किया है, सीआईसी के स्टेटस को डायल्यूट कर दिया है। पहले वो सेम फुटिंग पे था सीईसी की, है ना, बट अभी उसका स्टेटस डायल्यूट कर दिया है आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट ने, और इसकी वजह से डायल्यूट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ सीआईसी एंड एसआईसीज। पहले क्या था, इनका टेन्योर क्या है ना, सर्विस की क्या कंडीशंस हैं, ये सब ऑलरेडी एक्ट में दिया हुआ था, बट अब गवर्नमेंट इनको अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। तो मतलब इस ऐसे भी बोला जा सकता है ना कि एक तरीके से सीआईसी और एसआईसी की इन्होंने इंडिपेंडेंस को कम कर दिया है, ठीक है। अगला है एनक्रोचेस अपॉन स्टेट ज्यूरिसडिक्शन। कैसे स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर कैसे एनक्रोचमेंट हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब टर्म, सैलरी एंड स्टेटस ऑफ एसआईसी। मतलब जो स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी क्या सैलरी होनी चाहिए, है ना, क्या उनका टर्म्स ऑफ सर्विस होना चाहिए, है ना, ये सब भी कौन बताएगा, ये सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, है ना, इन सब के रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। तो एक तरीके से ये स्टेट की पावर्स का एनक्रोच कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब कुछ वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि क्या सीआईसी और एसआईसी से रिलेटेड क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए और आरटीआई एक्ट में क्या और संशोधनों की, क्या और अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है ना। तो पहला पॉइंट है सीआईसी एंड एसआईसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दो, है ना। सीआईसी और एसआईसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देना चाहिए। क्यों बना देना चाहिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था ना पॉइंट कि इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, इलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है इन्फॉर्म्ड वोटिंग के लिए, है ना। और दूसरा ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, और सीआईसी एंड एसआईसी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगे तो उनका स्टेटस और बढ़ जाएगा, है ना, और उनकी पावर्स और बढ़ जाएंगी। तो लोगों को हेल्प होगी एक हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफिसर से लेने में, ठीक है। अगला है प्रोटेक्शन टू आरटीआई एक्टिविस्ट। मतलब आरटीआई एक्टिविस्ट को प्रोटेक्शन दिए जाने की ज़रूरत है ना, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट की किलिंग होती है। उनकी किलिंग क्यों होती है, क्योंकि वो करप्शन के केसेस को एक्सपोज कर देते हैं, है ना। इस वजह से उनको भी प्रोटेक्शन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है ना, उसी तरीके से आरटीआई एक्टिविस्ट को भी प्रोटेक्शन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है हमारा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।